सीज़न 1 की सबसे बड़ी चीज़ों में से एक ये थी कि हर बार ओपनिंग रूडी के लोकेशन के हिसाब से चेंज होती थी। सिर्फ ओपनिंग सॉन्ग नहीं, बल्कि उसके साथ जो एनवायरनमेंट के शॉट्स, अलग-अलग लैंडस्केप और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता था। उससे मुशोको टेंसे की वर्ल्ड बिल्डिंग और भी ज़्यादा अलाइव फील होती थी। सिर्फ 90 सेकेंड्स के इंट्रो में ही दुनिया इतनी रिच और डिटेल लगती थी। सीज़न 2 ने अनफॉर्चुनेटली इस स्टाइल को रिप्लेस करके एक नॉर्मल एनिमे ओपनिंग दे दी, लेकिन सीज़न 3 के ट्रेलर्स देखकर लग रहा है कि शायद हमें वो पुरानी सिनेमैटिक ओपनिंग वापस मिलने वाली है। और ऑनेस्टली अब तक जो भी सीज़न 3 का क्वालिटी देखने को मिला है, वो सीज़न 1 के लेवल तक काफ़ी क्लोज लग रहा है। फिलहाल एनिमे रूडी की पीसफुल फैमिली लाइफ और डेली रूटीन को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मुशोको टेंसे ज़्यादा देर तक पीसफुल नहीं रहता। जल्दी ही स्टोरी फिर से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ बढ़ेगी। इसीलिए अभी के स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट्स को एंजॉय कर लेना ही बेस्ट। लाइट नॉवल में इस पॉइंट के बाद लगभग 7-8 चैप्टर्स रूडी की फैमिली लाइफ को दिखाते हैं, लेकिन एनिमे जिस स्पीड से चैप्टर को मिक्स कर रहा है, उसे लगता है कुछ सीन्स या तो शॉर्टर होंगे या कंप्लीटली स्किप भी हो सकते हैं। जैसे नॉन की ट्रेनिंग वाला सीन टेक्निकली इस एपिसोड से पहले होना चाहिए था। हो सकता है एनिमे उसे बाद में दिखाए, लेकिन अभी के लिए हम फोकस करेंगे आयशा के नए पेट और रूडी के किंग क्लास वाटर मेज बनने पर। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 52, अ किंग क्लास वाटर मेज, जो लाइट नॉवल के वॉल्यूम 13 के चैप्टर 4 से 6 को अडेप्ट किया करता है। इस एपिसोड की ओपनिंग कंप्लीटली एनिमे ओरिजिनल है और इसका पर्पस ये दिखाना है कि रूडी अब रावना में कितना फेमस हो चुका है। सीजन 1 का सोशली ऑकवर्ड और घर से बाहर ना निकलने वाला रूडी अब लोगों के बीच काफ़ी रिस्पेक्टेड मेज बन चुका है। साथ ही वो हाइड्रा स्केल्स के मैजिक प्रॉपर्टीज़ पर भी रिसर्च कर रहा है। नॉवल में इसके बाद पूरा एक चैप्टर आयशा को डेडिकेट किया गया है, जो उस ट्रिएंट वाली सिचुएशन तक लीड करता है। रूडी को पहले से ही आयशा का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। पॉल की डेथ के बाद भी आयशा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। ना वो जेनिथ की तरह खिड़की के बाहर उदास बैठी रहती थी, ना नॉन की तरह पॉल की शॉट देखकर इमोशनल होती थी। हर वक्त वो एनर्जेटिक, चेयरफुल और बिजी रहती थी। घर का काम वैसे ही करती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रूडी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या आयशा को पॉल की डेथ का इतना दुख नहीं था, या फिर लिलिया का सेफली घर वापस आना ही उसकी खुशी उस दुख से ज़्यादा थी। जो भी रीज़न हो, रूडी के इसलिए ये शायद बेटर ही था। वो नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन हमेशा डिप्रेशन में रहे। इस बीच आयशा ने घर के आसपास के पूरा एरिया को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। दानोबा की हेल्प से उसने बड़े बड़ी ट्रीज खरीद कर लगवाए, और रूडी जो आसुरा से राइस सीड लेकर आया था, उनका भी प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया। एक दिन आयशा ने रूडी से कहा कि वो कुछ उसे दिखाना चाहती है। वो उसे अपने रूम में वेट करने के लिए बोलकर बाहर चली गई। रूम में अकेला बैठा रूडी नेचुरली क्यूरियोसिटी में उसके क्लोजेट और ड्रॉअर देखने लगा। वहाँ उसने आयशा के हैंडमेड आउटफिट्स, कपड़े और बाकी चीज़ें देखी, लेकिन तभी उसे अचानक लगा कि रूम में कोई और भी मौजूद है। पहले उसे सोचा शायद कोई इनविजिबल इंट्रूडर है या किसी मैजिक आइटम से इतनी प्रेजेंस हाइड कर रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो सामने एक बेबी ट्रिएंट था। रूडी ने उसका कंपैरिजन को आरपीजी गेम ड्रैगन क्वेस्ट से रिलेट किया। जैसे ही ड्रैगन क्वेस्ट में स्लाइम्स हर जगह मिल जाते हैं, वैसे ही मुशोको टेंसे की दुनिया में ट्रिएंट्स ऑलमोस्ट हर फॉरेस्ट में मिलते हैं। सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं, प्लेन्स और डेजर्ट में भी वो अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। कुछ वुडन होते हैं, कुछ स्टोन से बने होते हैं, कुछ कैक्टस टाइप और कुछ एल्डर ट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन ये वाला एक बेबी ट्रिएंट था। आयशा ने बताया कि यह आसुरा से लाए हुए सीड्स में से निकला है। ऑब्वियसली ट्रिएंट्स रैंडमली किसी भी सीड से पैदा नहीं होते। इसीलिए रूडी ने काफ़ी सोचा और फाइनली कंक्लूजन निकाला कि शायद ये ट्रिएंट पहले ही सीड के डिस्गाइज में छुपा हुआ था। ट्रिएंट्स नेचुरल मिमिक्स होते हैं। अपनी सर्वाइवल के लिए वो ऑर्डिनरी प्लांट्स की तरह डिस्गाइज कर सकते हैं, ताकि कोई उन पर डाउट ना करे। और ये पर्टिकुलर बेबी ट्रिएंट एनिमे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। एनिमे में तो बस ये बेसिक कमांड्स फॉलो करता हुआ दिखाया गया है, लेकिन नॉवल में वो आयशा की फिंगर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता था, स्पेसिफिक कमांड फॉलो कर सकता था और उसकी बात ऑलमोस्ट परफेक्टली समझता था। उसका आयशा के साथ एक जेन्युइन इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो चुका था। इसी वजह से रूडी कंफ्यूज हो गया, क्या इसे मॉन्स्टर मानना चाहिए या फिर एक डोमेस्टिकेटेड बीस्ट।
जैसे उनका डेजर्ट लिजर्ट या डिलो टेक्निकली मॉन्स्टर है, लेकिन लोग उन्हें पेट की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए रूडी कंप्लीटली मना भी नहीं कर पा रहा था और फुल्ली एग्री भी नहीं कर पा रहा था। तभी आयशा ने अपना सीक्रेट वेपन यूज़ किया। उसने रूडी को ब्लैकमेल कर दिया। उसने थ्रेटन किया कि अगर रूडी ने ट्रेंड को घर में रखने नहीं दिया तो वो रूडी के सीक्रेट ऑल्टर का राज सबको बता दे। और रूडी के लिए उस ऑल्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। वो सिर्फ एक रूम नहीं था, वो उसकी डेली प्रेयर और फेथ का सेक्रेट प्लेस था। हाँ, रॉक्सी और सिल्फी अब उसके साथ ही रहते थे, लेकिन उनके सामने प्रेयर करना और उस अल्टर के सामने रिचुअल फॉलो करना दोनों अलग चीज़ें थी। रूडी मानता था कि उस डेली रिचुअल की वजह से ही पूरी फैमिली पीसफुल और हैप्पी रहती है। कई सालों से वो बिना फेल किए ये रूटीन फॉलो करता आ रहा है। अगर वो ऑल्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रूडी के लिए वो बहुत बड़ा इमोशनल लॉस होता। लकीली उसी वक्त रॉक्सी ने सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर लिया। उसने डिसाइड किया कि ट्रेंड घर में रह सकता है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल के साथ। सबसे पहला रूल, अगर ट्रेंड ने कभी भी किसी इंसान को हर्ट किया तो उसे तुरंत घर से निकाल दिया जाएगा। दूसरा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी ताकि वो किसी पर अटैक ना करे। तीसरा, घर के हर मेंबर को उसके बारे में बताया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, कभी भी उस ट्रेंड को बेबीज़ के पास नहीं लेके जाना चाहिए। इन सब कंडीशन के बाद फाइनली आयशा को अपने पेट रखने की परमिशन मिल गई। उस बेबी ट्रेंड का नाम भी रख दिया गया, बीट। ये नाम बेबी ट्रेंड के कुछ लेटर्स को कंबाइन करके बनाया गया था। और इसी के साथ आयशा वाला चैप्टर एंड हो जाता है। उसके बाद स्टोरी 3 महीने का टाइम स्किप लेती है। अब समर आ चुका है और रूडी पूरी तरह अपने फादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट कर चुका है। उसके अकॉर्डिंग एक आइडियल फादर वो होता है जो अपने बच्चों को इतना क्लोज हो कि उन्हें प्यार और केयर दे सके, लेकिन इतना भी क्लोज नहीं कि वो उन्हें इंडिपेंडेंट बनना ही ना सिखा पाए। कभी जेंटल और काइंड होना ज़रूरी है, तो कभी स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है। और जब भी बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत हो तब बिना किसी हेजिटेशन के उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो रूडी असल में पॉल को ही डिस्क्राइब कर रहा होता है। हाँ, पॉल एक परफेक्ट फादर नहीं था, उसने बहुत मिस्टेक्स की थी, लेकिन टाइम के साथ रूडी को रियलाइज़ हुआ कि पॉल एक इनक्रेडिबल डैड भी था। और इसी वजह से रूडी डिसाइड करता है कि वो भी फ्यूचर में अपने फादर की तरह बनना चाहता है। इसी बीच रूडी लूसी के साथ खेल रहा होता है और वहाँ सुजाने भी आ जाती है। अगर एनिमे ने अब तक उसके नए कंपेनियंस को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया तो चांसेस है कि शायद अब कभी ना करे। नॉवल में बस इतना एक्सप्लेन किया गया है कि वो यहाँ कैसे पहुँची और उसकी पुरानी पार्टी का क्या हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट सारा के बाद बारे में मिलता है। सारा अब भी एडवेंचरर है और किसी अननोन पार्टी के साथ एडवेंचर कंटिन्यू कर रही है। आज भी वो उन रेयर एडवेंचर्स में से एक है जो वो यूज़ करती है। सुजाने रूडी से कहती है, अगर तुम्हारे पास सारा को बोलने के लिए कुछ भी है तो जल्दी जितना जल्दी हो सके बोल दो, क्योंकि किसी भी एडवेंचरर की लाइफ का कोई गारंटी नहीं होता। कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रूडी को पर्सनली नहीं लगता कि उसे सारा से कुछ कहना चाहिए, लेकिन शायद सुजाने को कुछ ऐसा फील हो रहा है था जो रूडी को समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद एक छोटा सा जेनिथ वाला सीन आता है, लेकिन क्योंकि चांसेस है कि एनिमे इसे बाद के एपिसोड में प्रॉपरली कवर करे तो हम इसे स्किप करते हैं और सीधा पहुंचते हैं हाइड्रा स्केल की रिसर्च पर। नॉवल में इन स्केल्स को जनरली स्टोन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ये स्टोन्स रेयर होते हैं, मैनेटाइट हाइड्रा के बॉडी के अंदर नेचुरली बनते हैं। प्रॉब्लम ये है, मैनेटाइट हाइड्रा को हज़ारों साल पहले ही एक्सटिंक्ट माना जा चुका था। इसीलिए अगर किसी को भी आज भी इनके स्किल्स मिल जाए तो वो अनइमेजिनेबल लेवल का रेयर ट्रेजर होता है। ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। कोई माना कैपेसिटी बढ़ाता है, कोई स्पेल कास्ट करने का माना कॉस्ट कम करता है। कुछ स्टोन्स तो स्पेल की पावर डबल भी कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा माना कंज्यूम किए। हर स्टोन्स की मैजिकल प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है और इसी वजह से रिसर्चर्स को समझना मुश्किल था कि ये स्टोन्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए माना एब्जॉर्बिंग स्टोन हवा से ऑटोमेटिकली माना एब्जॉर्ब नहीं करता, तो फिर क्वेश्चन ये था ये एक्टिवेट किस कंडीशन में होता है। रिसर्च के बाद रूडी को एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी होती है। स्टोन का एक फ्रंट साइड होता है और एक बैक साइड। जैसे ही वो अटैक बैक साइड में थोड़ा भी माना फीड करता है, स्टोन्स का फ्रंट कंप्लीट सामने वाले मैजिक को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और एक्टिवेट होते ही एक हाई पिच्ड साउंड भी निकलती है।
यानी स्टोन को मैन्युअली ऑन और ऑफ किया जा सकता है। और एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करने के बाद रूडी को पता चलता है कि इसका मैकेनिज्म डिस्टर्ब मैजिक से काफ़ी सिमिलर है। स्टोन के बैक में दिया गया माना वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो सामने मौजूद माना बेस्ड चीज़ों को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एक चीज़ स्ट्रेंज थी, स्टोन कैनन जैसे प्रोजेक्टाइल्स तो इसे नलीफाई भी हो जाते हैं, लेकिन रूडी एक अर्दन फिगरिन्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब नया क्वेश्चन ये था, आखिर अर्दन फिगरिन्स इम्यून क्यों है? शायद आंसर माना कि एक्चुअल डेफिनेशन में छुपा हुआ था। फिर रूडी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने सोचा, अगर ये डिस्टर्ब मैजिक जैसा काम करता है तो क्या ये मैजिक सर्कल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है? और इसका रिजल्ट शॉकिंग था। हाइड्रा स्केल्स ने मैजिक सर्कल्स को भी इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी ये स्टोन्स लगभग हर मैजिकल फेनोमेनन को नॉलिफाई कर सकते हैं। रूडी तुरंत समझ गया, अगर उसने तुरंत फ्यूचर में कभी भी वो किसी मैजिकल बैरियर में ट्रैप हुआ तो ये स्किल्स उसके लिए काफ़ी लाइफ सेवर बन सकता है। इसी वक्त जानोबा आता है, जूली ने बनाए हुए प्रोजेक्ट के रिजल्ट लेकर। जूली ने एक ऐसी मास्टरपीस बना दी थी जो मास प्रोडक्शन के लिए रेडी थी। रूडी का प्लान था इस फिगरिन को नॉन की लिखाई हुई बुक के साथ सेल करना। नॉवल के अकॉर्डिंग नॉन अब तक अपनी बुक कंप्लीट भी कर चुकी थी। एनिमे शायद इस सीन को बाद में दिखाए, लेकिन एक चीज़ जो शायद कंप्लीटली स्किप हो जाए वो है जूली और नॉन की ग्रोइंग फ्रेंडशिप। दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर इनडायरेक्टली काम कर रही थी और रूडी ने नॉन की बुक टेस्ट करने के लिए जूली को पढ़ने के लिए दी थी। उसके बाद कैंपस में दोनों अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होने लगी। रूडी की लाइफ अब स्टेडली इम्प्रूव हो रही थी, फैमिली हैप्पी थी, रिसर्च स्मूथली चल रही थी और अब उसने डिसाइड किया अगला गोल होगा किंग क्लास वाटर मेज बनना। अगर तुम सोच रहे हो कि रॉक्सी रूडी को किंग क्लास स्पेल सिखाने में इतनी हेजिटेट क्यों कर रही थी, तो उसका रीज़न काफ़ी इमोशनल था। रॉक्सी को पता था अगर रूडी ने ये स्पेल भी मास्टर कर गया तो फिर उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी जिसमें वो रूडी से बेटर हो। लेकिन रूडी के लिए ये बात बिल्कुल ही रिडिकुलस थी। उसकी नज़रों में रॉक्सी हमेशा उसके कई लेवल ऊपर थी। उसके लिए रॉक्सी सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन थी। लेकिन रॉक्सी रियलिटी जानती थी। उसे पता था कि रूडी का टैलेंट और माना रिजर्व इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक दिन वो उसे हर फील्ड में सरपास कर देगा, और ये सोच उसके लिए थोड़ी पेनफुल थी। एग्जाम्पल के लिए लाइटनिंग स्पेल को मास्टर करने में रॉक्सी को महीनों लगे थे। अगर रूडी या सिल्फी उसे यूज़ भी करना सीख लेते तो नेचुरली उसका कॉन्फिडेंस हर्ट होता। लेकिन रूडी बार बार रिक्वेस्ट करता रहा और आखिर में रॉक्सी मान ही गई। उसने डिसाइड किया कि वो उन दोनों को अपना एकलौता किंग क्लास वाटर स्पेल लाइटनिंग सिखाएगी। रूडी के लिए ये बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था। अब तक उसने कभी किसी को इलेक्ट्रिक टाइप मैजिक यूज़ करते हुए नहीं देखा था। उसके दुनिया में सारे स्पेल मोस्टली स्टैंडर्ड एलिमेंटल कैटेगरीज में ही आते थे, इसलिए लाइटनिंग देखने का एक्साइटमेंट ही अलग था। इस बारे में मात्सुकाजे को फ्रेंडली फायर का डेंजर नहीं था, लेकिन बारिश से बचाने के लिए रूडी ने उसके लिए अर्थ इग्लू बना दिया। बाकी सब लोग रेनकोट्स पहनकर खड़े रहे क्योंकि उन्हें पता था अभी बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। स्पेल कास्ट करना शुरू करने से पहले रॉक्सी ने कुछ ऐसा किया जो रूडी ने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था। वो चुपचाप आंखें बंद करके खड़ी हो गई, डीप ब्रेथ लेती रही और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने पूरे माना को गैदर करने लगी। सेंट क्लास स्पेल कास्ट करते वक्त वो कभी इतना टाइम नहीं लेती थी। उसे पहले मैसिव अमाउंट ऑफ माना कलेक्ट करना पड़ रहा था। कई मिनट्स तक प्रिपरेशन करने चलती रही। उसके बाद फाइनली चैंट शुरू हुआ। स्पेल की बेस चैंट कोलम्बियस वाली थी, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्सेस ऐड हुए उन्होंने उस ऑर्डिनरी स्टॉर्म को लाइटनिंग स्पेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहला हाफ स्काई में स्टॉर्म क्लाउड्स गैदर करता था और दूसरा हाफ उन क्लाउड्स को कंप्रेस करके एक डेंस बॉल में कन्वर्ट करता था। एनिमे में जो डार्क क्लाउड और इलेक्ट्रिसिटी का मैसिव स्पीयर दिखाया गया था वही प्रोसेस एक्चुअली चैंट के थ्रू हो रहा था, और कुछ ही सेकंड्स बाद एक ब्लाइंडिंग पिलर ऑफ लाइट आसमान से ज़मीन पर गिरती है। सीन बिल्कुल उतना ही स्पेक्टेकुलर था जितना एनिमे में दिखाया गया था। अब बारी थी रूडी की, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अगर रूडी चैंट के बीच में ही कोलम्बिनस को कंप्लीट कर देता तो सिर्फ स्टॉर्म क्रिएट होता। उसके बाद उस स्टॉर्म के कंप्रेस करके लाइटनिंग बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था।
किंग क्लास स्पेल को एक ही कंटिन्यूस फ्लो में कंप्लीट करना पड़ता था, बीच में रुकने का मतलब स्पेल फेल। इसी वजह से रूडी को चैंट कंटिन्यू रखते हुए माना और कंट्रोल के बीच परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा था। जैसे जैसे चैंट लंबा होता गया, स्पेल अनस्टेबल होता गया, और उस इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए रूडी को कंटिन्यूसली और ज़्यादा माना फीड करना पड़ रहा था। अगर 1 सेकंड के लिए भी माना सप्लाई कम होती तो पूरा स्पेल उसके कंट्रोल से बाहर निकल सकता था। सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था क्लाउड को कंप्रेस करना। रूडी लिटरली अपनी पूरी फोर्स से उन्हें स्क्वीज़ कर रहा था, और उस प्रोसेस में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती थी, रॉ पावर। पहले उसे लगा ये उसकी लाइफ का सबसे वॉयलेंट मैजिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन धीरे धीरे उसे एक पुरानी मेमोरी याद आई। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी ही थी जब उसने पहली बार अपने स्टोन कैनन को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पुश किया था। जैसे ही उसने ये सिमिलैरिटी रियलाइज़ की, सब कुछ सडनली ईजी लगने लगा, उसका कंट्रोल इम्प्रूव होने लगा, और फाइनली उसने सारा कंप्रेस्ड माना एक ही इंस्टेंट में रिलीज़ कर दिया। अगले ही सेकंड एक जाइगेंटिक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग सीधा उस जगह स्ट्राइक करता है जहां रूडी चाहता था, और इसी के साथ रूडियस ग्रे डैट ऑफिशियली किंग क्लास वाटर मेज बन जाता है। सिल्फी की परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली उतनी सक्सेसफुल नहीं थी। उसने दूसरी अटेम्प्ट में कोलम्बस को तो कास्ट कर लिया, लेकिन क्लाउड कंप्रेस करते वक्त उसका माना कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। लाइटनिंग स्पेल कंप्लीट ही नहीं हो पाया। रूडी को लगा उसकी प्रॉब्लम सिर्फ कंप्रेशन स्टेज थी। अगर वो प्रैक्टिस करती रही तो जल्दी वो भी किंग क्लास स्पेल कास्ट कर पाएगी। बस उसके बाद रूडी जैसा इनर्मस माना रिजर्व नहीं था। यहीं रूडी एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन करता है। उसने अपनी लाइफ में बहुत ट्रेनिंग की है, माना कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन सच ये भी था बचपन से ही उसकी माना रिजर्व अननेचुरली ह्यूज था। यानी उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ हार्डवर्क की वजह से नहीं, थोड़ी बहुत नेचुरल टैलेंट की वजह से भी थी। और इसी बात ने रूडी को सोचने पर मजबूर कर दिया उसकी सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूशन उसकी मेहनत का है और कितना उसके जन्म से मिला हुआ गिफ्ट था। लाइटनिंग स्पेल का कॉन्सेप्ट सरप्राइजिंगली सिंपल था। पहले स्काई में बहुत ज़्यादा माना स्प्रेड करो, फिर उस सारे माना को एक ही सिंगल पॉइंट पर कंप्रेस करो, और फाइनली एक इंस्टेंट में रिलीज़ कर दो। इसी प्रोसेस के रिजल्ट में स्टॉर्म क्लाउड्स एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोमोलम्बियस सिर्फ फर्स्ट स्टेप था, रियल पावर उस कंप्रेशन फेज में छुपी हुई थी, और इसी वजह से लाइटनिंग रूडी के आर्सेनल के सबसे डिस्ट्रक्टिव स्पेल बन गया, फुल्ली चार्ज स्टोन कैनन से भी ज़्यादा डेंजरस। अब रूडी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है, अगर माना कंप्रेशन टेक्निक लाइटनिंग स्पेल में इतनी इफेक्टिव है तो क्या इसे दूसरे टाइप्स के मैजिक में भी यूज़ किया जा सकता है? और अगर फ्यूचर में वो लाइटनिंग स्पेल को मिनिचराइज कर पाया तो शायद वो इसे रियल कम्बैट में भी इंस्टेंटली यूज़ कर सकेगा। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद रूडी, सिल्फी और रॉक्सी वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में तीनों अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। सिल्फी कहती है अगर रूडी ने बचपन में उसे मैजिक ना सिखाया होता तो शायद वो आज ज़िंदा भी ना होती। रूडी कहता है अगर रॉक्सी ने उसकी टीचर ना बनती तो वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता, और अगर वो घर से बाहर नहीं निकलता तो ना सिल्फी से प्रॉपरली मिलता, ना रोआ जाता, ना एरिस और गिलेन से कभी मिल पाता। उसे लगता है कि शायद फेट उसे किसी दिन सिल्फी तक फिर भी ले आती, क्योंकि उसके लिए सिल्फी एक कांस्टेंट थी। उसका मानना था चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी बदल जाए वो हर यूनिवर्स में सिल्फी से प्यार करता। लेकिन उसके बाद रूडी मनाता है कि असली लकी इंसान वो खुद है। उसकी लाइफ में रॉक्सी और सिल्फी जैसे लोग आए, ये उसके लिए कोई ब्लेसिंग से कम नहीं था। इसी इमोशन के साथ एपिसोड एंड होता है। और अगर तुम्हें ये एपिसोड और उसके हिडन लाइट नॉवेल्स डिटेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।